नमस्कार। छोटे शहरों में अभिनय की दुनिया में कदम रखने वालों को पहला मंच नसीब होता है रामलीला या रंगमंच। फिर उनके कदम बढ़ते हैं टेलीविज़न के पर्दे की तरफ और मंजिल रहती है फिल्म। जम्मू शहर के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले कलाकार रंगमंच की तरफ आकर्षित हुए, फिर उनके कदम बढ़े टेलीविज़न की तरफ। लेकिन दूरदर्शन केंद्र आज बंद पड़ा है और फिल्में कभी कभार बनती हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं वरिष्ठ अदाकारा ललिता तपस्वी जी के साथ। मैडम, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आज यहाँ अपनी कुछ बातें रखने का। आपको अगर मैं ये पूछूं कि आपकी यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, आपको किसने प्रेरित किया, शुरुआती मंच कौन सा रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि स्कूल में कुछ डांस प्रोग्राम हुआ करते थे। अच्छा। उसमें वो थे, शायद आपने सुना होगा, रक्षपाल सिंह। उनकी डेथ हो चुकी है, जिनका वो गीत भी है डोगरी, सुनने दी पक्षी थे चांदी दी चालर। क्या बात है। तो उन्होंने मतलब जैसे मुझे वो डांस में रखा तो मुझे ना ऐसा मतलब शौक पैदा हो गया कि नहीं ये बहुत अच्छा है। तो वो करने लगे। उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी स्किट्स तैयार की। अच्छा। तो वो स्कूल में ही। अच्छा। तो वो हमारे से करवाते रहे। उसके बाद पहली बात है कि मेरी मम्मी जो हैं वो लिखती थी। अच्छा। कृष्णा मगोत्रा जी। अच्छा। तो वो रेडियो में भी बोलती थी कविताएं वगैरह। अच्छा। तो डोगरी में भाषा में कि हिंदी में? डोगरी में। अच्छा। डोगरी में। तो उसके बाद जैसे ही वो मतलब उन्हें ऐसे प्रोग्राम, एक कृष्ण लीला उन्होंने तैयार की। अच्छा। वो आर्मी में करवाते थे प्रोग्राम। अच्छा। आर्मी में जैसे वो तो फिर मतलब वो कीड़ा जो जाग गया ना आर्टिस्ट का। मैंने कहा अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। चिंगारी है। हाँ। तो वो मैं उनको कहती रही, भैया फिर करो ना, भैया फिर करो। लेकिन प्रॉब्लम बहुत थी मुझे। अच्छा। प्रॉब्लम घर की ये थी कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पुराने दौर की बात कर रही हैं, तो क्या हाँ। ऐसी सपोर्ट थी कि आप लगातार मंच पर अभिनय करें, डांस करें? स्पोर्ट मम्मी तो चाहती थी। अच्छा। लेकिन नए नए हम गांव से आए थे। अच्छा। मैं छोटी थी जब गांव से आ गए थे। बट घर में बहुत बड़ा परिवार था। दादे मतलब जॉइंट फैमिली बिल्कुल। चाचे ताए सभी थे। तो बहुत उनके लिए तो बहुत बुरी बात थी ये कि एक हमारी लड़की वो स्टेज पे चढ़ रही है, वो ऐसा काम करने जा रही है। हमारे में तो उसको कुछ और ही बोले वो कि अच्छा मतलब नहीं समझा जाता था। अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मुझे लगता है इसीलिए हाँ। पुराने दौर में जब भी नाटक हुआ करते थे, रामलीला हुआ करते थे, तो औरतों की जगह मर्द ही ज्यादातर पुरुष करते थे। हाँ। पात्र निभाते थे, महिलाओं के भी। हाँ। तो जब मुझे प्रोग्राम मिलना शुरू हुए तो पापा जो थे वो कहते कुछ नहीं थे, पर ऐसे चुप रहते थे कि ये बात अच्छी नहीं है। तो मैं जैसे ही मैं मतलब घर से बाहर जाती थी, जब आती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं ऐसे चोरों की तरह अंदर घुसती थी। उनकी नज़र दिखती थी, क्या वो गुस्से में है या ठीक है, मुझे हंस के बोलते, थोड़ा सा वो देख लेते थे, मैं खुश हो जाती थी। फिर कहती थी अच्छा। फिर आ गया थिएटर का दौर हमारा। विधिवत तौर पर आपने थिएटर कैसे स्टार्ट किया? हाँ, वो थिएटर का पहले मैं रेडियो से स्टार्ट किया। वो थे यश शर्मा अंकल, अनाउंसर थे। तो वो हम उनके यश शर्मा जी को मैं आपके साथ बात साझी करता चलूं कि यश शर्मा जी को डोगरी भाषा में गीतों का राजकुमार कहा जाता है। बिल्कुल। तो वो हम उनके घर के पास रहते थे गांधीनगर में। मैंने उनको बोला अंकल मुझे रेडियो में कुछ करवाओ ना। तो कहने लगे, उन्होंने एक अपना नाटक निकाला तो उसमें एक रोल था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बोल के बता। अच्छा। वो साथ में बोलते गए। तो मैंने जैसे ही वो बोला तो कहते तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मैंने कहते ठीक है। उसमें रेडियो में उन्होंने करवाया। वो नाटक था आँखों के पास कदमों से दूर। क्या बात। हाँ। आँखों से पास कदमों से दूर। हाँ। तो उसके बाद वो नाटक जैसे मैंने किया, उसके बाद में रेडियो ही चलता था ज़्यादा। तो रेडियो में मैंने कहा अंकल वो मेरी पसंद प्रोग्राम आता है। अच्छा। अंकल मुझे दिलवा दो। अंकल ने बोला चल कोई बात नहीं। तो अंकल ने मुझे वो प्रोग्राम दिलवा दिया। मैंने मेरी पसंद प्रोग्राम के वो रिकॉर्ड चलते थे बड़े बड़े, वो निकालने पड़ते थे पहले जाके कि अपनी पसंद के गाने फिर चलाने भी तो गाने। हाँ, वो पहले दिन निकाल के आए। लेकिन उसके लिए स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। तब ऐसे ही बोलना था। अनाउंसमेंट तो वो सर अंकल करते थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद मतलब खुद बोलना कि मेरी पसंद का ये गाना है, ये वाला गाना तो लगाते भी वही थे। गाया है, उसने लिखा हुआ है। हाँ। तो वही लगाते थे। उसके बाद में जैसे वो हुआ,
वो हुआ तो उसके बाद में वो ख़त्म हुआ। फिर उसके कोई 2 साल के बाद मैंने कहा, फिर भी आपकी फरमाइश आता था। फिर सर को मैंने बोला कि मैंने अंकल वो मेरे को वो भी करना है। कहते चलो जब तक मैं हूँ तो तू जो करना है कर। फिर वो भी किया। वो खत आते थे, वो पढ़ने पड़ते थे, वो पढ़ के तो उनकी पसंद के मतलब आपकी फरमाइश और आपकी पसंद। हाँ वो करने के बाद फिर वो रेडियो का तो दौर चलता रहा। पर फिर थिएटर का ऐसे हुआ, थिएटर में फिर छोटे छोटे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट, मुझे अब याद नहीं, हाँ स्टार्ट मैंने पंजाबी से किया। पंजाबी नाटक से? पंजाबी, वो हमारे घर के पास ही रहते थे, कृपाल सिंह कसाली। कसाली जी के बारे में भी मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूँ कि अगर जम्मू में पंजाबी नाटक हुआ, उसके सूत्रधार थे सरदार कृपाल सिंह कसाली जी। उनके साथ पंजाबी 1-2 नाटक उन्होंने करवाया। अच्छा। फिर उसके बाद उनकी भी पूरी फैमिली ही नाटक करती थी। और पूरी फैमिली, उनके बेटी सारी सुखबीर, बेटियां, सुखबीर भी है और छोटी भी थी, बहुत सब ने किया था। तो उसके बाद फिर आ गया जी दौर, फिर मुश्ताक आक जी के साथ। उनका मुश्ताक आक जी का पहला प्ले था वो जो डायरेक्ट किया था उन्होंने। अच्छा। सवा शेर कनक, बिल्कुल वो काफी प्रचलित नाटक था। बड़ा, हाँ। तो उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। मुश्ताक काक जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मुश्ताक काक जी का वो स्टार्टिंग दौर था जब उन्होंने सवा शेर कनक किया। हाँ। फेस्टिवल में मुझे लगता है नाटक हुआ, काफी हाँ, अवार्ड भी जीते उसने। बहुत। उसके बाद लगातार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। बहुत बहुत काम किया उनका, तो क्या मतलब क्या कहना है उनके लिए। तो उसके बाद मैंने उनके साथ फिर वो बाहर भी जाते थे प्रोग्राम लेके, हम मतलब वो करते थे, किसके थे वो, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के, वो भी पुंछ में हम पता नहीं बड़े सारे, हाँ बहुत काम किया उनके साथ। उसके बाद में फिर आगे हम फिर कवि रतन सर, उनके साथ मेरा बहुत शौक था और दहशत बहुत थी, बहुत डरती थी मैं उनसे। क्योंकि कवि रतन जी NSD पास आउट थे और वो डिसिप्लिन बहुत थे। और जब उन्होंने नाटक जम्मू में किए तो लीग से हटकर नाटक किए, और जम्मू के आर्टिस्टों के लिए नए थे वो नाटक भी, स्टाइल भी, और उन जैसे निर्देशक के साथ काम करना वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। हाँ, तो फिर सर भी बोलते थे ललिता तेरे साथ एक प्ले मैंने करना ही करना है। अच्छा। पर ऐसा हुआ कि बदकिस्मती मेरी समझो, क्योंकि उन्होंने नाटक डाला खामोश अदालत जारी है। अच्छा। उसमें मुझे वो करैक्टर जो दिया पुंछ हाउस में, मतलब उन्होंने वो रिहर्सल, तो जब वो रिहर्सल करते थे उनको टाइम का पता नहीं चलता था, अंधेरा पड़ जाता था उनके लिए। फिर उन्होंने ना मेरे लिए ऑटो का इंतज़ाम किया। अच्छा। कि रात को वो, मैंने कहा सर 1 महीना मतलब रिहर्सल चलनी है तो कहाँ आप, कहाँ इतना खर्चा आप, सर प्लीज़ कभी वहाँ पे होगा एकेडमी में जब रिहर्सल हुई जा कुछ तो आप तभी करना, अब रहने दो। फिर वो उनकी मैडम ने किया। अच्छा। शशि मैम ने किया वो कैरेक्टर, तो उनके साथ मैं नहीं कर पाई, लेकिन बहुत उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। डायरेक्टर रहे हैं जिनके साथ आपने काम किया? जैसे आपने कसाली सर के साथ काम किया, मुश्ताक काक जी के साथ काम किया, और कौन से डायरेक्टर थे जिनके साथ आपने काम किया? एक वो भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है, प्रभात कुमार त्रिखा जी, उनके साथ भी किसका हाथ ड्रामा किया, और भी कुछ किए थे। तो बाकी और मैं नाम अभी मुझे इतने याद नहीं है, पर मैं थिएटर लगभग हर निर्देशक के साथ आपने काम हाँ जी, हाँ तो वो भी किया। इतना करने के बाद फिर आ गया टीवी। ये 2 साल जब जम्मू में हाँ। टेलीविज़न के लिए काम होने लगा। इससे पहले जब जम्मू में टेलीविज़न नहीं था, दूरदर्शन केंद्र नहीं था, तब लोग जाया करते थे पंजाब में, जलंधर में। हाँ। जलंधर दूरदर्शन पे एक चंक हुआ करता था, मुझे लगता है आधे घंटे का, फिर बाद में 1 घंटे का हुआ, जिसमें छोटी छोटी नाटिकाएं, छोटी मैं भी करके आई वहाँ, बनती थी वहाँ पे। हाँ। तो पहला मंच अगर दूरदर्शन का कहा जाए तो फिर जलंधर दूरदर्शन था। जलंधर से, और तब तो जम्मू में था ही नहीं, जब मैं जलंधर में करके आई थी। मोहन सिंह, हाँ जी, हाँ मोहन सिंह जी थे, सुभाष जम्वाल थे, हम बहुत लोग यहाँ से गए थे, वहाँ करके आए थे। उसके बाद तब मुझे टीवी का शौक पड़ा, पर शौक कैसे पूरा करना था, यहाँ था ही नहीं। उसके बाद में श्रीनगर दूरदर्शन वालों ने, वो था दूसरा किनारा, एक सीरियल था, तो उसमें उन्होंने मतलब जम्मू की कास्ट ली। अच्छा। पर उन्होंने कहा कि अब इन हाउस है वो, तो जब इन्होंने ऑडिशन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, उन्होंने वहीं पे हमारा ऑडिशन वगैरह करके तो हमारा वो कर दिया, वो हो गया।
उसके बाद मैं, हाँ, एक बात मेरी रह गई स्टेज वाली कि मैंने दीवान मंदिर में रामलीला में कृष्ण लीला जन्माष्टमी पे होती थी, सत शर्मा जी थे। 7 साल मैंने देवकी का रोल किया वहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा रहा उनके साथ। दीवाने मंदिर की जो रामलीला है बड़ी प्रचलित रही है और सत शर्मा जी ने बहुत अधिक काम किया है, बहुत ज़्यादा रामलीला को उस मयार तक लेने के लिए। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत सपोर्ट करते थे वो आर्टिस्टों को। अच्छा, फिर हम वहीं पे आते हैं कि वो जब टेलीविज़न पे वो करने के बाद की बात करते करते एक बार टीस भी उभरती है। बिल्कुल, क्योंकि इतना काम, फिर दूरदर्शन केंद्र बंद, और जम्मू में ऐसा है कि जम्मू व कश्मीर में 3 केंद्र हैं। बिल्कुल कहने को, हाँ, कहने डीडी को कश्मीर, लेकिन डीडी श्रीनगर, हाँ, डीडी जम्मू, तीनों बंद पड़े हैं। कभी तीनों पे इतना अधिक काम था कि आर्टिस्ट के पास वक्त ही नहीं होता था। वक्त नहीं था, तो इतना काम करते थे हम लोग कि वही बात आ गई कि काम करते थे। और एक बार संजय कोहली थे, संजय कोहली के साथ बहुत सीरियल किए और उनके मतलब डे नाइट शूटिंग चलती थी हमारी, डे नाइट। और इतना लगता था कि नहीं, अब शूटिंग एक हफ्ते के लिए कहीं रेस्ट मिल जाए, कि कहीं सोना मिले अच्छे से। अगर रात को हम घर पे जाते हैं, सुबह 6 बजे फिर सेट पे पहुंचना है, तो वो था, उसके लिए थोड़ी परेशानी थी। लेकिन उसी मैं कहती हूँ कि पता नहीं वही भगवान ने सुना कि नहीं, रेस्ट ही करो, ज़्यादा ही रेस्ट करो। लेकिन परमानेंट रेस्ट नहीं चाहिए, परमानेंट तो नहीं चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि अगर इस रेस्ट से थोड़ी निजात पानी है तो उसमें डुग्गर सैटेलाइट चैनल कितना ज़रूरी है जम्मू के लिए, जम्मू के अस्तित्व को बचाने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को प्रचार प्रसार देने के लिए, भाषा को बचाने के लिए? देखो, डुग्गर सैटेलाइट चैनल तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो इतने आर्टिस्ट जितने भी हैं सीनियर, वो सारे बेकार हो गए। मैं अपनी बात कहूँ, मेरी CRP में मेरी नौकरी लगी, गुवाहाटी का मेरा ऑर्डर आया और ये शौक मेरा, इसने मुझे नहीं जाने दिया। आपने सोचा कि एक तो शौक पूरा हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, नौकरी की ज़रूरत नहीं। हाँ, ज़रूरत ही नहीं थी, वो छोड़ दी नहीं गई। आज जो हालत है, आज कहती हूँ कि देखो, अगर वो नौकरी की होती तो अच्छा था। तो डुग्गर चैनल तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं, आधे तो मर भी गए हैं, बड़े सीनियर आर्टिस्ट हमारे जिनकी डेथ हो चुकी है, ये वेट करते करते कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल मिलेगा, तो वो नहीं मिला अभी तक। तो वेट हम भी कर रहे हैं। अभी तक क्या एहसास होता है कि जैसे कि एक टाइम था, बहुत अधिक काम था, अभी तक लोगों के पेमेंट्स फंसी हुई हैं? हाँ, मेरी फंसी, दूरदर्शन में, डीडी कश्मीर में, श्रीनगर में मेरी बहुत लोगों को पेमेंट्स नहीं मिली, और उसके बाद काम भी बंद हो गया, और उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं हम लोग कि और कोई काम कर भी नहीं सकते। अब तो आर्टिस्ट तो कुछ कर भी नहीं सकता और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि जो आर्टिस्ट में होती है वो आड़े आती है। हाँ, लेकिन बाकी लोगों को ये बड़ा वहम है। जैसे हमने अभी रिसेंटली ये शाहजहानी जो फिल्म की, लोगों को बड़ा वहम है कि इनको बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिला। पूछते हैं कि कितना पैसा मिला, क्या बताएं आपको कि कितना पैसा। लोग एक्चुअली रिलेट करते हैं बॉलीवुड के साथ भी, वो रीलें देखते हैं, उनकी न्यूज़ पढ़ते हैं कि लाखों करोड़ों में आर्टिस्ट को मिल रहा है पैसा। बिल्कुल, लेकिन रीजनल सिनेमा में पैसा कहाँ है? तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था? आपने आकाशवाणी में काम किया, आपने दूरदर्शन में काम किया, रंगमंच पे काम किया, फिल्म में भी काम किया। फिल्मों में भी किया, फिल्म में क्या डिफरेंस समझती हैं आपकी आकाशवाणी, टेलीविज़न, रंगमंच और फिल्मों में? इसमें फ़र्क तो ये है कि वही थिएटर की बात जब आ गई, उसमें जब आ गए, स्टेज पे चढ़ गए, तो वो तो मतलब महीना महीना जैसे रिहर्सलें की होती हैं, तो उसका डर रहता है कि कहीं भूल ना जाऊं। तो कई बार भूल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसमें बड़ी इंसल्ट फील होती है, वो मतलब रिपीट नहीं किया जा सकता। तो फिल्म का ये है कि उसमें तो रीटेक होते हैं बहुत, उसमें तो सुधार के ही वो आगे पेश करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन कंटिन्यूटी में वैसे एक्सप्रेशन आ पाते हैं, जैसे स्टेज पे आप स्टार्ट करते हैं, एंड तक आप पीक पे जाते हैं, पॉसिबल है कि कट टू कट मीडियम में वैसे ही एक्सप्रेशन रखना, भाव रखना, कैरेक्टर को समझ लो, तो आदमी उस कैरेक्टर में जब ढल जाता है ना, फिर वो अपने आप होता है। जब उस कैरेक्टर को, जैसे मैंने कैरेक्टर किया था एक, जैसे प्ले किया था मैंने थिएटर का,
राक्षस ते राजे दी बेटी मैंने यश शर्मा जी का ही लिखा हुआ प्ले था, वो मैंने सबसे पहले किया था। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था मुझे। गिद्दा और लोथ जो रजनीश गुप्ता जी का लिखा हुआ, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। सखाराम बाइंडर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। नेरे रस्ते चांदन होए, उसमें भी मतलब बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। अच्छा। तो उसमें ये दो प्ले मेरे लिए बहुत अच्छे, और वो करैक्टर मुझे राक्षस ते राजे दी बेटी, अच्छा। वो बड़ा अच्छा करैक्टर था, मेन करैक्टर था मेरा। तो अभी भी आपको याद है वो चीज़ें? हाँ, वो भी याद है। और सखाराम बाइंडर का भी गिद्दा और लोथ जो था वो दादी और पोते का ही होता है, वो बड़ा इमोशनल करैक्टर था वो भी। तो इमोशनल मुझे ज़्यादा पसंद है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने स्पोर्ट की बात की, शुरुआती दौर में आपके फादर चुप रहते थे, हाँ, डरते थे या कुछ कह नहीं पाते हाँ। थे कि बाकी फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोलेंगे। मदर की पूरी सपोर्ट थी आपको? मदर की पूरी सपोर्ट वैसे ही सपोर्ट आपने अपनी डरते ही लेकिन उनकी थी। लेकिन उस दौर में फिर भी सपोर्ट थी। हाँ, सपोर्ट थी। लेकिन आज के दौर में जब आपकी बेटी भी एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है, हाँ, तो आपने अपनी बेटी को कितनी सपोर्ट दी? उसको कोई दिक्कत नहीं आई। उसके लिए तो हम सभी खड़े थे। उसको तो मैंने खुद डाला इस फील्ड में, मैंने खुद कहा चलो करो। वो करती नहीं थी पहले, कहती नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। स्टार्ट से उनको, जैसे शिवदत्त सर जी के साथ हमने कास्तू में उसने किया चाइल्ड आर्टिस्ट का, तो बस उसके बाद उसको शौक भी पड़ गया और वो करना, उसने बड़े सीरियल में काम किया। फिर कश्मीर में हमने बहुत काम किया। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन पेरेंट्स को जो आज भी इस बदले हुए दौर में भी बच्चों को रोकते हैं और उनको ज़्यादातर बोलते हैं कि एकेडमिक्स पे ध्यान दो? क्या एकेडमिक्स पे ही ध्यान देकर एक पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, या फिर कल्चर, स्पोर्ट्स ये भी बहुत मायने रखती हैं एक बिल्डअप करने के लिए पर्सनैलिटी? अब ऐसा है कि स्पोर्ट तो करना चाहिए बच्चों को, और बच्चों का जो शौक़ हो उनको रोकना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ वो कहीं भी, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहें, उनको रोकना नहीं चाहिए। और मैं बच्चों को ये मतलब संदेश देना चाहूँगी कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये सोच के ना आए कि हमारा घर चलेगा इस पे। घर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, बिल्कुल घर नहीं चलेगा। शौक़ रख के आए, और शौक़ रख के आएंगे, जब पैसा सोच के आएंगे तो फिर नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर शौक़ रख के आएंगे, आपको शौक़ होगा तो आप बड़े अच्छा कर भी पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि जो आपने ये बात कही है, थिन लाइन जो है वह बच्चे पकड़ पाएंगे, और जो भी इस फील्ड में आना चाहता है वो तभी इस मंच में आए अगर उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता। आप एक्सेंचर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने इस सफ़र की बात रख पाई, मुझे इस बात की खुशी है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी ललिता तपस्वी जी से। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे, नौजवान अभिनय की दुनिया में आना चाहते हैं, शौक़ है उन्हें, ग्लैमर भी है, शौक़ भी है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखें, ये फील्ड विशेषकर जम्मू संभाग में किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देगी। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एकेडमिक्स पे भी ध्यान दीजिए, इसे ऐसा शौक़ के तौर पर अपनाइए, और अपने शौक़ को पूरा करते हुए समाज की भी सेवा कीजिए। अपने अस्तित्व को भी संभालने में ये बहुत बड़ा योगदान निभा सकती है ये कला। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।